हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांजिस्टर शंट रेगुलेटर सर्किट। ट्रांजिस्टर शंट रेगुलेटर सर्किट्स का जो नाम है उसके नाम से पता चल रहा है कि इस सर्किट का कनेक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो नाम से ये पता चल रहा है कि इसमें जो ट्रांजिस्टर होगा वो लोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा। ठीक है, जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर सर्किट पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि जो ट्रांजिस्टर होता है लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, इसलिए उसका नाम ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर सर्किट्स होता है। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर शंट रेगुलेटर सर्किट बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर यूज होगा इस सर्किट्स में वो ट्रांजिस्टर लोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा। तो हम लोग सर्किट में देखेंगे कि कैसे लोड के साथ वो पैरेलली कनेक्टेड है। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस सर्किट का इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसमें मैंने लिखा है इन दिस रेगुलेटर सर्किट ट्रांजिस्टर इज पैरेलली कनेक्टेड विथ लोड। ठीक है, वही चीज़ अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें ट्रांजिस्टर जो होता है लोड से पैरेलली कनेक्टेड होता है। आते हैं सर्किट पे तो देखेंगे, फिलहाल अभी थोड़ा सा स्टेटमेंट से काम चलाइए। सो इट्स कॉल्ड ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिस्टर वोल्टेज या ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। द मेन फंक्शन ऑफ दिस सर्किट इज टू कन्वर्ट अनरेगुलेटेड वोल्टेज इनटू रेगुलेटेड वोल्टेज। अब ये बात तो आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो कि रेगुलेटर सर्किट है तो हर एक रेगुलेटर सर्किट का एक ही काम होता है, और वो काम क्या है, तो अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज को रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। आया बात समझ में? तो इसका जो इनपुट वोल्टेज होगा Vin, अगर मान लो इसका इनपुट वोल्टेज है तो ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज होगा। और मैं कितना बार आप लोगों को बता चुका हूँ, अनरेगुलेटेड वोल्टेज का मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज, जिसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहे, हमेशा क्या रहे, कुछ कुछ टाइम पे चेंज होते रहे। ठीक है, तो वैसे वोल्टेज को हम लोग अनरेगुलेटेड वोल्टेज बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट देखिएगा, इट्स इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड अनरेगुलेटेड वोल्टेज। कह रहा है क्या कि इसका इनपुट वोल्टेज को हम लोग अनरेगुलेटेड वोल्टेज बोलते हैं एंड आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड रेगुलेटेड वोल्टेज। ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज होता है इसको हम लोग URV शॉर्ट में बोलेंगे, अनरेगुलेटेड वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज यानी कि RV से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये भी बात ऑलरेडी हम लोग का जाना हुआ है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग थोड़ा इसके सर्किट डायग्राम को देखते हैं। जो इसका सर्किट्स होता है वो बड़ा ही आसान सा सर्किट्स है, बहुत कुछ ऐसा लेंदी सर्किट नहीं है। थोड़ा सा देखने वाला बात क्या क्या है वो आप पहले समझिए। ये जो ट्रांजिस्टर सर्किट्स है तो नाम में जैसे ट्रांजिस्टर वर्ड यूज किया गया है तो एक बात तो पक्का है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज होने वाला है, रेगुलेटर सर्किट में ट्रांजिस्टर यूज होने वाला है, और ट्रांजिस्टर जो है लोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड होने वाला है। तो अब सर्किट पे अगर ध्यान दोगे तो सर्किट में देख रहे हो क्या कि ये जो लोड RL है ये ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है। अब सवाल ये है कि ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में इनका कनेक्शन है कि पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये पैरेलली कनेक्टेड है। क्यों पैरेलली कनेक्टेड है, कैसे पता चला कि पैरेलली कनेक्टेड है? बहुत स्टूडेंट को तो ये पता भी नहीं चलता है कि ये पैरेलली कनेक्टेड है कि सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पैरेलल कनेक्शन का एक कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए कि पैरेलल कनेक्शन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है, यानी कि इक्वल वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट वोल्टेज है Vc is the output voltage of this transistor and the RL is parallelly connected with this terminal। कहने का मतलब क्या है कि ये कलेक्टर और ये इमीटर इसका आउटपुट टर्मिनल है और ये आउटपुट टर्मिनल से लोड इसका पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, ये बात तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये जो टर्मिनल होता है ये कलेक्टर टर्मिनल है और ये इमीटर टर्मिनल है, और इसी कलेक्टर टर्मिनल से देखोगे क्या लोड कनेक्टेड है और इस इमीटर टर्मिनल से भी लोड कनेक्टेड है। मतलब एक टर्मिनल लोड का कलेक्टर से और दूसरा टर्मिनल इमीटर से कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो कनेक्शन यहाँ पे फॉर्म हुआ इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे VCE जो होगा V0 के बराबर होगा, VCE जो होगा V0 के बराबर होगा। अगर ये पैरेलल कनेक्शन है तो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ट्रांजिस्टर का VCE है और लोड के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको V0 से या समटाइम्स लोड वोल्टेज VL से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में? तो सबसे पहला तो यही हम लोग डिस्कस कर लिए। दूसरा बात,
ये जितने भी तरह के ट्रांजिस्टर या जेनर रेगुलेटर सर्किट्स होता है उसमें मैंने बता रखा है आप लोगों को कि जेनर डायोड बिल्कुल यूज होगा, और जब भी जेनर डायोड रेगुलेटर सर्किट में यूज होता है तो वो रिवर्स बायस में ही यूज होता है। ये बात भी याद रखना है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेनर डायोड का एप्लीकेशन। तो जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में यूज होता है रेगुलेटर सर्किट्स में, यही इसका मेन एप्लीकेशन है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे तो जेनर डायोड आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्या ये रिवर्स बायस है? तो बिल्कुल रिवर्स बायस है, क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज होता है वो डीसी अनरेगुलेटेड वोल्टेज होता है। ये रेगुलेटर सर्किट का जो इनपुट वोल्टेज है अनरेगुलेटेड वोल्टेज तो है ही। अगर आपसे पूछा जाए कि ये इनपुट वोल्टेज एसी फॉर्म में होता है कि डीसी फॉर्म में होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर इसका इनपुट वोल्टेज डीसी वोल्टेज में, डीसी फॉर्म में होता है। तो डीसी अनरेगुलेटेड वोल्टेज होगा, और डीसी अनरेगुलेटेड वोल्टेज होने का मतलब क्या है कि इसका टर्मिनल का पोलरिटी फिक्स होगा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे होगा माइनस। अब देखिएगा, तो इस पूरे लाइन पे प्लस चार्ज होगा और इस पूरे लाइन पे माइनस चार्ज होगा। तो देखोगे क्या कि ये जो जेनर डायोड का टर्मिनल होता है इसको कैथोड टर्मिनल होता है, दिस इज द कैथोड टर्मिनल एंड दिस वन इज एनोड टर्मिनल। और कैथोड टर्मिनल पे कौन सा पोलरिटी मिल रहा है? तो इधर से पॉजिटिव पोलरिटी मिल रहा है, ठीक है, और इधर से अगर देखा जाए तो निगेटिव पोलरिटी मिल रहा है। अगर कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे निगेटिव मिलेगा तो ये जेनर डायोड जो है रिवर्स बायस हो जाएगा, जेनर डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। आया बात समझ में? तो रिवर्स बायस का इसका प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। रिवर्स बायस में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है VZ वो कांस्टेंट होता है, और ये जो IZ होता है जेनर करंट जिसको बोलते हैं ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये वैरी करते रहता है। ये कितना भी वैल्यू वैरी कर जाए बट इसका VZ वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए ये बात समझ में आया। तो एक जेनर डायोड भी इसमें यूज होता है, ठीक है। और जेनर डायोड का कनेक्शन कहाँ पे किया हुआ है? तो जेनर डायोड का कनेक्शन होता है ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल के बीच में। देखोगे ये कलेक्टर टर्मिनल का लाइन है, ठीक है। तो इसी लाइन पे ये कलेक्टर टर्मिनल का अगर लाइन है तो ये कलेक्टर और कह सकते हो कि बेस के बीच में रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। आ गया समझ में? अच्छा, ये बेस और इमीटर के बीच में एक वोल्टेज होता है डैट इज कॉल्ड VBE वोल्टेज, ठीक है। अच्छा दिखने के लिए हम लोग ऐसे बना लेते हैं, बेस और इमीटर के बीच में एक वोल्टेज होगा, क्लियर है। उसके बाद इस RSE रजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस सर्किट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। RSC जिसको हम लोग सीरीज रजिस्टर बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों होता है तो हम लोग जब वर्किंग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि ये जो सीरीज रजिस्टर होता है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है कंपनसेटिंग वोल्टेज होता है, मतलब हमेशा वोल्टेज कंपनसेट कर लेता है ये, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू कम और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कंपनसेट करता है वोल्टेज को। आगे की जब वर्किंग है आज के क्लास में मैं पढ़ाऊँगा तो यहाँ पे इसका फंक्शन बताऊँगा। फिलहाल अभी इतना समझिए कि ये सीरीज रेजिस्टेंस है और ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज से सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये सारा इसके बात हो गए। एक चीज़ और बता देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सर्किट्स में 3 पैरेलल लाइन है। इशारा समझोगे बाबू, समझो इशारे, ठीक है। चलो थोड़ा देखते हैं कि कैसे ये पैरेलल लाइन्स है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन्स है, एक पैरेलल लाइन्स यहाँ पे है और एक पैरेलल लाइन यहाँ पे है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे VZ और VB दोनों वोल्टेज सीरीज में कनेक्टेड है, तो कह सकते हो ये दोनों वोल्टेज मिलके VCE से पैरेलल है और V0 इसके पैरेलल है। कहने का मतलब है VZ प्लस VB इक्वल होगा VCE के और VCE इक्वल होगा V0 के। ऑलरेडी मैंने VCE इक्वल टू V0 लिख रखा है, तो इक्वल टू आप लिख सकते हो इसको VZ प्लस VB। ये भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ये पैरेलल लाइन है। अगर इसको एज्यूम करो, यहाँ पे VBE को लिख लो, यहाँ पे VBE को लिख लो, आगे हम KCL लगा के बताने वाले भी हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इतना से काम चलाओ। इसको एज्यूम कर लो कि ये एक पैरेलल लाइन है जहाँ पे VZ प्लस VBE वोल्टेज है, ठीक है। तो दूसरा पैरेलल लाइन ये हो जाएगा और तीसरा पैरेलल लाइन ये हो जाएगा। 3 पैरेलल लाइन हो गया, तो तीनों पैरेलल लाइन के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा, यानी कि VC और V0 तो पहले ही मैंने बता रखा है कि पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका वोल्टेज इक्वल होगा। अब मैं नया ये बता रहा हूँ कि VZ और VB इन दोनों से पैरेलली कनेक्टेड है। तो फाइनल वैल्यू क्या लिखोगे? VCE इक्वल टू V0 प्लस VZ प्लस VBE लिखोगे,
यही लिखोगे ना, चलो ठीक है। तो ये सारा बात तो जो है दिमाग में रखो। अगर सर्किट एनालिसिस आपको करने आता है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो और आपको सर्किट एनालिसिस आता है, तो समझ लो कि आपको ना बहुत हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आ गया है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों को सर्किट एनालिसिस नहीं आता, उसका वोल्टेज नहीं समझ में आता है, करंट समझ में नहीं आता है, उसमें पैरेलल कनेक्शन कैसे हुआ, सीरीज कनेक्शन कैसे हुआ, अब ये सब बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा उन लोगों को दिक्कत होता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। चलिए आइए इस कनेक्शन के बारे में 2-3 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। मैंने पहला पॉइंट लिखा है, ए सीरीज रेसिस्टेंस RSE इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनरेगुलेटेड वोल्टेज। कह रहा है कि यहाँ पे एक सीरीज रेसिस्टेंस होगा RSE, जो कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कनेक्टेड होगा सीरीज में। अगला पॉइंट लिखिए, देखिएगा, ए जेनर डायोड इज कनेक्टेड बिटवीन बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। कह रहा है कि एक जेनर डायोड बेस और कलेक्टर टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड होगा। ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड पैरेलली विथ लोड। कह रहा है कि ये जो ट्रांजिस्टर होता है लोड से पैरेलली कनेक्टेड होता है। ये भी कोई नया बात नहीं है, ऑलरेडी जान रहे हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट देखिए, द वोल्टेज VZ अक्रॉस जेनर डायोड इज कांस्टेंट। कह रहा है कि जो वोल्टेज होता है जेनर डायोड के अक्रॉस, वो VZ वोल्टेज होता है और ये कांस्टेंट वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी बातें हम लोग लिखे हैं ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इन सारे बातों को आप लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका वर्किंग समझाते हैं। तो आइए यहाँ पे अब इसके वर्किंग को देखा जाए। सर्किट डायग्राम के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसके वोल्टेज को देखा जाए कि इसके वर्किंग को देखा जाए कि कैसे ये आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखता है, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग है बहुत हद तक जेनर से शंट रेगुलेटर वोल्टेज से मिलता जुलता है। जो पहला वाला टाइप पढ़ाए थे जेनर शंट वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, उससे मिलता जुलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें भी जो वोल्टेज को कंपनसेट करने का काम कर रहा था वो RSC यानी कि सीरीज रेसिस्टेंस कर रहा था, ठीक है। जो भी वोल्टेज, जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ा घटा तो उसके अनुसार यहाँ का वोल्टेज बढ़ घट के आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन कर रहा था। अगर एक लाइन में समझना है तो ऐसे समझो, कुछ चीज़ सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे भी होने वाला है। इसका इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो इसके आउटपुट वोल्टेज को भी बढ़ाना चाहेगा, या कहोगे कि कुछ वोल्टेज से बढ़ेगा। जितना वोल्टेज से ये बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज से ये वोल्टेज बढ़ के इस आउटपुट वोल्टेज को कम कर देगा, ठीक है। अब कैसे कम कर देगा तो इसके वर्किंग को थोड़ा डिटेल्स में समझिएगा तो समझ में आएगा। उससे पहले एक काम करते हैं, जो इसका वर्किंग है उसको अच्छे से समझने के लिए इसका आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन लिख लेते हैं। अब आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप ना यहाँ पे KVL लगा लो, या फिर आप यहाँ पे KVL लगा लेते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं पे KVL लगाओ, ये इनपुट पार्ट ऑफ द सर्किट्स है, यहाँ पे KVL लगाओ। तो मैंने लिखा है अप्लाई KVL इन द इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट। जब यहाँ पे KVL लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे -VI प्लस IRSC। तो देखो मैंने लिखा है -VI क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो इसके बीच में हम लोग को VI वोल्टेज मिल रहा है, तो मैंने -VI लिखा है। फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता है, और RSC के क्रॉस जो वोल्टेज होगा I इंटू RSC होगा, तो प्लस I इंटू RSC लिखे हैं। फिर दूसरा वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहे हो तो प्लस VZ वोल्टेज मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ भी प्लस से माइनस जा रहे हैं तो यहाँ पे एक दूसरा वोल्टेज मिलेगा VBE, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक क्लोज लूप में जितना भी वोल्टेज होता है उसका सम इक्वल टू 0, ये KVL का स्टेटमेंट है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सम ऑफ सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप इन वोल्टेज। कोई बात नहीं, जब जैसे मेरे दिमाग में आता है वैसे मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ। और यहाँ पे VZ और VBE जो है ये V0 के बराबर है। VZ प्लस VBE अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं कि V0 के बराबर होता है, या इस इक्वेशन से देख सकते हो VZ प्लस VBE V0 के बराबर है। तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, VZ प्लस VBE को के बदले V0 लिख लिया। तो ये इक्वेशन बन जाएगा -VI प्लस IRSC प्लस V0 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन से अब फाइनली V0 का वैल्यू निकालोगे तो V0 इक्वल टू लिखोगे VI माइनस IRSC। कहने का मतलब क्या है, देखोगे यहाँ पे वोल्टेज कितना पहुँचेगा, एक लाइन में समझो यार। अगर आप KVL समझते हो और मेरा पढ़ाया हुआ KVL अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। मैंने बताया था कि किसी भी सर्किट्स में जो सप्लाई वोल्टेज होता है ना,
किसी भी सर्किट में जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो सम ऑफ ड्रॉप इन वोल्टेज के बराबर होता है। आया बात समझ में? अब यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना है, अगर इस सर्किट को ऐसे कंसीडर करो, ये समझो कि ये ऐसा सर्किट्स है, इस वाले को हटा दो क्योंकि ये सारा वोल्टेज तो सेम ही है, इसको ढक लो या हटा दो। तो यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज है एक, तो ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, यहाँ पे एक ड्रॉप इन वोल्टेज होगा और एक यहाँ पे ड्रॉप इन वोल्टेज होगा। यानी कि इसमें एक सप्लाई वोल्टेज VI है और 2 ड्रॉप इन वोल्टेज है, IRAC एक ड्रॉप इन वोल्टेज है और V0 एक ड्रॉप इन वोल्टेज है। यही इक्वेशन में आया, ठीक है। और अगर यहाँ से V0 का वैल्यू देखा जाए तो एक नॉर्मल देखो सर्किट एनालिसिस अगर आता है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा। तो जितना वोल्टेज चला रास्ते में, जितना ड्रॉप हो गया, जैसे ये सप्लाई वोल्टेज है यानी कि ये सर्किट को प्रोवाइड किया जा रहा है VI वोल्टेज, और उसमें से IRAC इसने खपत कर लिया, ठीक है। तो बचा हुआ वोल्टेज ही V0 होगा। और ये V0 को हमेशा क्या रखना है, आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी कि कांस्टेंट मेंटेन रखना है, लेकिन एक नॉर्मल सर्किट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हम लोग को मिलेगा या इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, कंज्यूम या डिसिपेशन होगा, वो रिमेनिंग वोल्टेज जो बचा हुआ वोल्टेज है ये होगा। मैं जब पढ़ाया था 3rd सेमेस्टर में बहुत लड़का लोग को, तो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था कि जैसे घर में मान लो पापा 500 रुपया कमा के ला रहे हैं, या छोड़ो 500 नहीं 300 रुपया कमा के ला रहे हैं और 3 आदमी घर में खाने पीने वाला है। जैसे मान लो तुम ही 3 भाई हो, तो आपका काम क्या होगा, उस 300 रुपया का खपत कर देना। 300 रुपया इनपुट हो गया यानी कि इनकम हो गया, और 300 रुपया खर्च हो गया। मतलब 300 रुपया आया और 300 रुपया खर्च हो गया, तो ले दे के बराबर हो गया, यानी कि घर में बैलेंस बना हुआ रहेगा। सर्किट में भी यही चीज़ होता है, जितना सप्लाई किया जाता है उतना ही सर्किट कंपोनेंट्स के द्वारा वोल्टेज कंज्यूम कर लिया जाता है। आया बात समझ में? तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखोगे। और इस इक्वेशन से एक फाइनल बात ये निकल के आ रहा है कि जो V0 है IRAC, देखोगे ये IRAC का वैल्यू जितना बढ़ेगा, ठीक है, या ऐसे समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो थोड़ा समझो। V0 का वैल्यू हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना है। और VI और RAC दोनों वैल्यू वैरी करने वाला है। ये VI का वैल्यू तो अनरेगुलेटेड है, ये इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, उसी के हिसाब से IRAC भी बढ़ेगा और घटेगा, और आउटपुट को क्या रखेगा, कांस्टेंट मेंटेन रखेगा। और पिछले क्लास के वीडियो में आप लोग को याद होगा, इसका मैंने एग्जांपल भी बताया था। मैंने एक एग्जांपल ये बताया था कि मान लो इनपुट वोल्टेज शुरू में 18 वोल्ट है, और इस रेगुलेटर सर्किट का डिज़ाइन किया गया है इनपुट 18 वोल्ट के लिए और आउटपुट 10 वोल्ट के लिए, और ये 10 वोल्ट कांस्टेंट रहने वाला है। बट इनपुट को कांस्टेंट करने का काम इस सर्किट का नहीं है, ये तो वैरी कर सकता है, बट एक आइडियल वैल्यू यही माना गया है कि इनपुट हमारा 18 वोल्ट आना चाहिए, तो उस केस में ये 10 वोल्ट देगा, ठीक है। हाँ 10 वोल्ट देगा। तो देखोगे ये आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू 10 वोल्ट के लिए बनाया गया और VI का वैल्यू 18 मान के रखा गया। तो उसी के अनुसार यहाँ पे RAC का वैल्यू सेलेक्ट किया गया होगा। तो ये 18 में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा कि 10 आएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 8 होगा। यानी कि ये जब 18 वोल्ट दिया जा रहा होगा तो यहाँ पे 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा होगा। तो 18 में से 8 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो बचा कितना, 10 वोल्ट, और ये 10 वोल्ट कांस्टेंट मेंटेन रखने वाला है। लेकिन अब ये तो एक आइडियल कंडीशन होगा, लेकिन हुआ क्या कि ये 18 से 20 वोल्ट हो गया, 18 से 20 वोल्ट हो गया, यानी कि आपका इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से बढ़ गया। पिछले क्लास का ही एग्जाम्पल मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, वोल्टेज का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये 20 वोल्ट होगा तब भी इसका आउटपुट वोल्टेज कितना, 10 ही वोल्टेज रहने वाला है। तो देखो क्या करना है, ये इनपुट वोल्टेज का वैल्यू 18 से 20 वोल्ट हो गया, और आउटपुट वोल्टेज इसका कितना, 10 वोल्टेज रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 20 वोल्ट इनपुट वोल्टेज है, तो इसमें से कितना IRAC का वैल्यू होगा कि ये 10 वोल्ट होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर ये 10 वोल्ट होगा, तब इसका वैल्यू आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू 10 वोल्ट होगा। आया बात समझ में? यानी कि देखोगे, अब कंपैरिजन करो, ये 18 से 20 वोल्ट हो गया, यानी कि 2 वोल्ट से इंक्रीज किया, और ये यहाँ पे 8 वोल्ट था, तो ये कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। यानी कि अगर ये 2 वोल्ट से बढ़ा तो ये भी 10 वोल्ट से बढ़ गया। इनपुट वोल्टेज जितना से बढ़ेगा उतना ही से IRAC भी वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। मेरे समझाने का यही मतलब है।
अगर ये बात समझ गए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि RAC जो होता है ये कंपनसेटिंग डिवाइस है। कैसे कंपनसेटिंग डिवाइस है, तो थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेके बताते हैं। ये तो बढ़ा हुआ इनपुट वोल्टेज है, मान लो घट जाता है 2 वोल्ट से 18 की जगह पे ये 16 वोल्ट आ जाता है, तब भी इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए। क्या मैं फिर से बताऊं? चलो ठीक है, तो 10 वोल्ट होना चाहिए। यानी कि ये समझो ये 16 वोल्ट हो गया तो इसका आउटपुट वोल्टेज उस केस में भी 10 ही वोल्ट रहना चाहिए। तो फिर IRAC का वैल्यू इस केस में कितना होगा, तो ऑब्वियसली कहोगे कि 6 वोल्ट होगा। यानी कि इसमें 2 वोल्ट से घटा तो यहाँ भी वोल्टेज क्या हुआ, 2 वोल्ट से घट गया। ठीक है, यहाँ भी 2 वोल्ट से क्या हो गया, घट गया। देखोगे यहाँ 18 की जगह पे 16 हो गया तो ये 8 की जगह पे 6 हो गया। कहने का मतलब क्या है, इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा उसके अनुसार IRAC यानी कि वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेसिस्टेंस RAC भी वैरी करेगा। अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, अगर इनपुट वोल्टेज घटेगा तो सीरीज रेसिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज भी घटेगा। यानी कि ये कंपनसेट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंपनसेट करने का मतलब होता है अपने आप बढ़ाना घटाना। ठीक है, जितना होना चाहिए उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता। ठीक है, तो चलिए ये तो कुछ ऐसे ही मैं समझा दिया, आते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये इनपुट वोल्टेज है, इसको मिटा देते हैं। ये तो एग्जाम्पल है, कुछ लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, यही तो मेन बात था। जैसे मान लो ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, जो यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है ना वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, उसको समझ लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे ये इनपुट वोल्टेज है, ये इंक्रीज किया, पहला केस यही, चाहे छोड़ो ऐसे आ जाओ। पहला मैंने हेडिंग क्या दिया है, इस पूरे वर्किंग को मैंने 2 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है। पहले पार्ट में क्या करना है कि इनपुट वोल्टेज को वेरिएबल रखना है और लोड को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, पहले पार्ट में क्या, पहला वर्किंग का पार्ट है जिसमें मैंने बताया है कि इनपुट वोल्टेज को वेरिएबल रखोगे और लोड को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। और दूसरा जो वर्किंग मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें क्या करना है, इनपुट को कांस्टेंट रखना है और लोड को वेरिएबल रखना है। तो पहले वाले पार्ट को डील करते फिर सेकेंड वाले को देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन इनपुट वोल्टेज वेरी एंड लोड इज फिक्स्ड। लोड मतलब कांस्टेंट होगा, मतलब लोड बढ़ेगा घटेगा नहीं। लोड मतलब RL का वैल्यू, अगर मान लो ये रेसिस्टिव लोड है, अगर इसका वैल्यू 100 ओम है तो 100 ओम ही हमेशा रहेगा। 2 किलो ओम है तो हमेशा 2 किलो ओम ही रहेगा, ये कंडीशन है। ठीक है, चलिए तो ये कंडीशन को हम लोग समझ लेते हैं, यानी कि फर्स्ट वर्किंग को समझते हैं। अब देखो पहले मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद जो लिखा हूँ उसको बता दूंगा। इनपुट वोल्टेज मान लो इंक्रीज किया, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो आउटपुट वोल्टेज को भी इंक्रीज करना चाहेगा, या कहोगे कि उतना ही से आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज कर जाएगा, एक नॉर्मल सर्किट की तरह। जब इसका आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि VC का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और VZ प्लस VB का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे समझो, मैं बोल रहा हूँ कि VI का वैल्यू इंक्रीज किया तो V0 का भी वैल्यू इंक्रीज किया। ठीक है, ऐसे करता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एज्यूम करो वर्किंग समझने के लिए कि जितना से ये इनपुट बढ़ा उतना से, जैसे 2 वोल्ट से बढ़ गया तो ये भी आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से बढ़ जाएगा। अब जब ये वोल्टेज बढ़ेगा तो VC का भी वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि ये तो पैरेलल है ना, ये वोल्टेज बढ़ा तो ये भी वोल्टेज बढ़ा, और ये वोल्टेज बढ़ा तो VZ प्लस VB का भी वैल्यू बढ़ गया, VZ प्लस VB का भी वैल्यू बढ़ गया। आया बात समझ में? और इसमें सिर्फ हम लोग को VB से मतलब है, VZ का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, तो कह सकते हो कि सिर्फ VB बढ़ा। VZ प्लस VB में से सिर्फ VB का वैल्यू बढ़ेगा, और जब VB का वैल्यू बढ़ेगा तो IB का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि VB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IB। यहाँ पे जो करंट IB फ्लो करता है इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, और IB का वैल्यू बढ़ता है तो IC का वैल्यू बढ़ जाता है। बताया हूँ या नहीं? IC इक्वल टू मैंने क्या बता रखा है, बीटा IB होता है, हाँ या ना? पता नहीं कितना न्यूमेरिकल हम लोग बना चुके हैं, इस पर बनाया है ना, हम तो खुद बहुत सारा न्यूमेरिकल बनवाए हैं। तो IC का वैल्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IB होता है। IB का वैल्यू बढ़ा तो IC का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो होगा। क्यों अब करंट को हम लेके आए हैं उसको भी समझो। एक्चुअली होता क्या है कि जब इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ से I का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और जब I इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल सर्किट में जितना भी करंट है सबके वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। अरे भाई, जितना करंट सप्लाई होगा वो सर्किट में बट उठ के, यानी कि कह सकते हो उस पूरे सर्किट का करंट वैल्यू बढ़ जाएगा। अब देखो लोड फिक्स है तो यहाँ पे करंट का वैल्यू IL का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा।
ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये जो आई करंट जाता है ये 3 पार्ट में बंटता है, ठीक है। कद्दू कटेगा तो 3 पार्ट में बटेगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे कद्दू ये है आई, और 3 पार्ट कौन कौन सा हो गया, आई जेड हो गया, सी हो गया और आई एल हो गया। अगर करेंट इक्वेशन लिखोगे यहाँ से तो ऐसे लिख सकते हो ना, ये अगर इस नोड के लिए लिखोगे KCL तो लिख सकते हो ना, आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई सी प्लस आई एल, है ना। इस नोड से ही तीनों करंट जा रहा है, ठीक है, इस नोड से ही तीनों करंट जा रहा है। तो आई जेड प्लस आई सी प्लस आई एल। अब करें कि आई एल कॉन्स्टेंट है, जब आई एल कॉन्स्टेंट है तो कहने का मतलब क्या है कि ये जब आई का वैल्यू बढ़ रहा है तो इन दोनों, ये कांस्टेंट हो गया और आई का वैल्यू बढ़ रहा है तो या तो आई जेड का वैल्यू बढ़ेगा या आई सी का वैल्यू बढ़ेगा। तो सवाल ये है कि इनपुट वोल्टेज बढ़ा तो आई का वैल्यू बढ़ा यहाँ से, तो इन दोनों में अब किसका वैल्यू बढ़ेगा, तो इन दोनों में आई सी का वैल्यू बढ़ेगा। अभी यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ से इस इक्वेशन से, ठीक है। आई सी का वैल्यू बढ़ा, फिर से समझो, इनपुट वोल्टेज बढ़ा, आउटपुट वोल्टेज बढ़ा, VC का वैल्यू बढ़ा तो VZ प्लस VB का वैल्यू बढ़ा, और VB का वैल्यू जब बढ़ेगा तो IB के वैल्यू को इंक्रीज करेगा। देखो IB का वैल्यू इंक्रीज करेगा और IB का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो IC का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। आया बात में। तो करेंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व। IL कांस्टेंट रहेगा क्योंकि RL कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस अगर फिक्स होगा तो उसके अक्रॉस फ्लो होने वाला या उसके थ्रू फ्लो होने वाला करेंट का भी वैल्यू फिक्स होगा, ठीक है। अभी स्वाहा नहीं हुआ है चलिए कुछ ज़्यादा ही है ना, कोई बात नहीं, एनर्जी लाना पड़ता है। और अभी तो कैमरा के सामने तुम लोग हो भी नहीं तो ऐसा ही बक बक करना पड़ रहा है, बड़ा अजीब सा लगता है, ऑकवर्ड फील होता है, जूम करना पड़ता है कि इस लेंस में आप सारे लोग हो, 400-500 बच्चे बैठे हुए हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो करेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब सवाल ये है कि कैसे कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रखेगा। तो आ जाते हैं उस पर। अब उसको समझाना बड़ा आसान है। यहाँ से VB का वैल्यू बढ़ा तो I का वैल्यू बढ़ जाएगा, और I का वैल्यू बढ़ जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ज़्यादा होकर आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन कर देगा, ठीक है। इस बात बस से समझ लो। यहाँ से इनपुट वोल्टेज बढ़ा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा और आउटपुट क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। आया समझ में, क्योंकि इनपुट वोल्टेज बढ़ने के कारण I का वैल्यू बढ़ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होके आउटपुट को क्या कर देगा, कांस्टेंट मेंटेन कर देगा। जैसे ये समझो, जैसे एक रसोई का भी एग्जांपल मैंने बताया था पिछले क्लास में। मैंने बताया था कि मान लो यहाँ पे 8 रोटी बन रहा है, ठीक है, और इसमें से इसने बोला कि चाहे कितना भी रोटी बने हमको 4 ही रोटी चाहिए, आई विल टेक 4 रोटी। तो जब 4 रोटी बना था तो ये 4 रोटी का कंडीशन था, यानी कि 4 रोटी ये खा रहा होगा। लेकिन किसी दिन मान लो 8 के जगह पे 10 रोटी बन गया, 8 रोटी बन रहा था तो 4 रोटी खा रहा था, तो ये भी 4 रोटी खा रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, 8 के जगह पे 10 रोटी बनाया तो ये तो 4 ही रोटी खाएगा ना, तो बाकी का रोटी कौन खाएगा, तो 6 रोटी ये खाएगा। आया समझ में। तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे समझना समझ लो। रोटी वाले भाषा से समझ में आ गया तो समझ में आ गया, वोल्टेज वाले भाषा से समझ में आ गया तो समझ में आ गया। चलो तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं, जो बात अभी समझाएं उसी बात को यहाँ पे हमने लिखा है। इफ़ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज इट कॉजेज इंक्रीज इन आउटपुट वोल्टेज एंड VB ऑल्सो इंक्रीजेज। कह रहा है कि अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा और VB भी ऑल्सो इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा तो मैं समझा चुका हूँ। ड्यू टू इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ VB द बेस करेंट IB इंक्रीजेज एंड देयरफॉर इंक्रीज इन कलेक्टर करंट IC। कह रहा है कि अब VB का वैल्यू बढ़ेगा तो IB के वैल्यू को बढ़ा देगा और IB IC के वैल्यू को बढ़ा देगा। और IC देखोगे इस सर्किट में ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर फ्लो हो जाएगा और इधर करंट कांस्टेंट रह जाएगा। अगला पॉइंट देखो, दस विथ द इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट I इंक्रीजेज कॉजिंग मोर वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज रेसिस्टेंस RAC एंड रिड्यूसिंग द आउटपुट वोल्टेज। कह रहा है कि इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करने के कारण ये जो करंट का वैल्यू है ये इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण RAC के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा और आउटपुट वोल्टेज को कम कर देगा। दस डिक्रीज इन आउटपुट वोल्टेज इज इनफ टू कंपनसेट द इनिशियल इंक्रीज इन आउटपुट वोल्टेज। कह रहा है क्या कि
यहाँ पे अगर वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज को ये डिक्रीज करेगा। जैसे हम लोग अभी जूम किए थे कि इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज कर जाएगा। मान लो इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से इंक्रीज किया था तो आउटपुट वोल्टेज भी 2 वोल्ट से इंक्रीज किया था। तो उस केस में ये क्या करेगा, ये वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा और इसके वोल्टेज को जो 2 वोल्ट से बढ़ा था उसको कम करके वापस उसी कांस्टेंट वैल्यू पे ला देगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल से भी बता देते हैं, ये 18 वोल्ट था तो यहाँ पे 10 वोल्ट था। अब ये 18 से 20 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे किसी कारण यहाँ पे 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो जब ये 20 वोल्ट होगा तो ये आई का वैल्यू पहले से जितना ज़्यादा था उससे ज़्यादा हो जाएगा और उस केस में ये वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा कर देगा और इसको क्या कर देगा, 12 वोल्ट से घटा के वापस 10 वोल्ट पे ला देगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। This decrease in output voltage is enough to compensate the initial increase in output voltage। कह रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होके इसको क्या कर देगा, कंपनसेट करेगा और इसके आउटपुट वोल्टेज को इनिशियल आउटपुट वोल्टेज पे ला देगा। इनिशियल आउटपुट वोल्टेज इसका 10 वोल्ट था, 12 वोल्ट हो गया था, वापस से 10 वोल्ट पे ला देगा। लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, दिस आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। कह रहा है कि इसका आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट रह जाएगा। और लास्ट पॉइंट, रिवर्स हैपन शुड बी सप्लाई वोल्टेज डिक्रीज है। ये तो हम लोग इंक्रीज वाला केस पढ़ रहे हैं, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज किया, डिक्रीज वाला में ऐसे रिवर्स होगा। रिवर्स होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये डिक्रीज कर गया, 16 वोल्ट हो गया तो यहाँ का भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये इनपुट वोल्टेज घट रहा है तो IRSC का वोल्टेज घट जाएगा और ये क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। अब इसको मैं समझाऊंगा नहीं, ये खुद से समझ लेना। ठीक है, इसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, या इस एग्जांपल से समझ लो, या इस पूरे प्रोसेस को क्या कर लो, रिवर्स कर लो। जहाँ जहाँ इंक्रीज वर्ड है वहाँ डिक्रीज वर्ड कर लोगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला ऑपरेशन हुआ। दूसरा ऑपरेशन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि इनपुट वोल्टेज फिक्स होगा और RL जो है वेरिएबल होगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग इसको लिख लीजिए। तो आई होप कि आप लोग पहले वाला का ऑपरेशन लिख लिए होंगे। अब सेकेंड ऑपरेशन हम लोग देखेंगे। सेकेंड ऑपरेशन जो होगा उसमें क्या होगा कि RL को वेरिएबल रखते हैं, लोड को वेरिएबल रखेंगे। और मैंने शुरुआती क्लासेज में ही बता रखा है कि रेगुलेटर सर्किट में लोड को भी वेरी करोगे तब भी इसका आउटपुट वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमने इस रेगुलेटर सर्किट का डेफिनेशन भी लिखाया था, इट मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज अगेंस्ट द वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज, लोड एंड टेम्परेचर। याद है, लोड का भी वैल्यू बढ़ा दो घटा दो तब भी इसका आउटपुट वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो चलिए देखते हैं इसका सेकेंड वर्किंग का क्या टाइप्स है। इसका हेडिंग हमने लिखा है लोड इज वेरिएबल एंड इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट। कह रहा है कि इसका लोड वेरिएबल होगा और इनपुट वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअली इसमें क्या होना है कि अगर ये इनपुट कांस्टेंट है तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है ना कि लोड को वैरी करने से क्या क्या होगा। तो लोड दो तरीके से वैरी कर सकते हो, या तो लोड का एक आइडियल जो वैल्यू है उस आइडियल वैल्यू से लोड के वैल्यू को बढ़ा सकते हो या फिर लोड के वैल्यू को घटा सकते हो। कहने का मतलब है कि इसका आइडियल वैल्यू मान लो इस सर्किट का 100 ओम है लोड का, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वो तो सर्किट पे डिपेंड करता है, सर्किट के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि कितना ओम का या कितना किलो ओम का रेसिस्टेंस या लोड लिया गया। मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि मान लो इसका आइडियल वैल्यू 100 ओम है और इस रेसिस्टेंस को चेंज करके 100 ओम से इसको कर दिया गया 120 ओम। कितना कर दिया गया, 120 ओम कर दिया गया। तो अब कहानी है कि घटा दिया गया। सेकंड पहला केस घटाने वाला ले लो, ये 80 ओम कर दिया गया, 100 ओम इसका आइडियल वैल्यू था, 80 ओम कर दिया गया। तो जब रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा यहाँ पे, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये IL के वैल्यू पे क्या इफेक्ट डालेगा। क्या IL का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा या फिर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे कि सर रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा तो IL का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस पाथ में रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होता है वहाँ ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो IL का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ज़्यादा वैल्यू का करंट यहाँ पे पास होने लगेगा। तो क्या ज़्यादा वैल्यू का करंट पास होने का मतलब ऐसा है क्या कि I का वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो नहीं, यहाँ पे I का वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब समझो इस बात को, IL का वैल्यू अगर बढ़ेगा, IL का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि IC का वैल्यू घट रहा है और यहाँ पे IB का वैल्यू घट रहा है। ठीक है, कैसे घट रहा है तो समझो, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है,
आपने कांस्टेंट एज्यूम कर रखा है, ये भी वैल्यू कांस्टेंट एज्यूम कर रखा है, यानी कि आई का वैल्यू, अगर इस आई का इक्वेशन यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखते, आई जेड लिखते ना, एक आई जेड फ्लो कर रहा है प्लस आई सी और प्लस आई एल, ठीक है, ये 3 वैल्यू होता है। ये आई जेड से भी अभी हम लोग को मतलब नहीं है, हटा दो, सिर्फ हम लोग बोले कि आई एल का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर गया, ये वैल्यू आपका कांस्टेंट रहने वाला है, आई का वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है, ये वैल्यू बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू घटेगा। जैसे मान लो इसको अभी इग्नोर कर रहे हैं, इसका वैल्यू 5 एम्पियर था और इसका वैल्यू पहले वाला वैल्यू अभी इंक्रीज नहीं किया, इसका वैल्यू 2 एम्पियर था, तो यहाँ पे 7 एम्पियर का करंट मिल रहा था, लेकिन किसी कारण से IL का वैल्यू इंक्रीज कर गया, ठीक है, इंक्रीज करके ये हो गया मान लो 4 मिली एम्पियर या 4 एम्पियर, और इसको साथ ही रखना है, तो ये वैल्यू 5 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया बात समझ में? मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर इस सर्किट से देखोगे तो आपको सर्किट समझ में आना चाहिए। यहाँ से जैसे करंट फ्लो कर रहा है, इस पाथ में करंट का वैल्यू बढ़ गया, यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है IC का वैल्यू यहाँ पे घट रहा है, और IC का वैल्यू घट रहा है यानी कि IB का वैल्यू घट रहा है, और IB का वैल्यू घटने का मतलब है कि IZ का भी वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। आया बात समझ में? क्योंकि IZ ही IB है, देखोगे इस पाथ में एक ही करंट फ्लो होगा, यहाँ पे IZ जो है वो IB के बराबर है। तो ये सब बात आ गया। अब इसको हम अलग से लिख लेते हैं। देखो RL का वैल्यू आप क्या किए, घटाए, तो IL का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, और IL का वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब इस पाथ में IL का वैल्यू इंक्रीज किया, तो इसका मतलब है IC का वैल्यू डिक्रीज किया, और IC का वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब है IB का भी वैल्यू डिक्रीज करेगा, एंड I क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, I क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर I यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा तो इक्वल वोल्टेज यानी कि सेम वोल्टेज हमेशा यहाँ पे ड्रॉप करते रहेगा। तो इनपुट वोल्टेज पहले से कांस्टेंट है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट रहेगा, तो हमेशा यहाँ का वोल्टेज यानी कि इस आउटपुट पार्ट का वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बात ऐसे समझो, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, और ये भी वैल्यू कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही होगा ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल बता रहे हैं, इनपुट वोल्टेज मान लो 20 वोल्ट फिक्स है, इनपुट वोल्टेज 20 वोल्ट फिक्स है, और यहाँ से ये 10 वोल्ट फिक्स है। यहाँ पे ये 10 वोल्ट क्यों फिक्स है, क्योंकि ये I का वैल्यू कांस्टेंट है, RAC तो कांस्टेंट होता ही है, I का भी वैल्यू कांस्टेंट हो गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि ये भी हमेशा फिक्स है, ये भी हमेशा फिक्स है, तो ये वैल्यू क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या होगा, फिक्स ही होगा। यही चीज़ इस यहाँ पे समझना है। देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, इफ़ द लोड रेजिस्टेंस RL डिक्रीजेज द आउटपुट करंट IL इंक्रीजेज, एंड दिस इंक्रीज इन आउटपुट करंट मीन्स डिक्रीज द वैल्यू ऑफ IB एंड IC। कह रहा है कि अगर RL के वैल्यू को घटाए तो IL का वैल्यू बढ़ जाएगा, और IL का वैल्यू बढ़ने का मतलब है IC और IB घट जाएगा। अगला पॉइंट देखोगे, दस इनपुट करंट I रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कह रहा है कि तो इस केस में I का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट हो रहा है। सारा जो गेम हो रहा है इतना दूर में हो रहा है, इस करंट पे कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ कर रहा है, द इनपुट करंट I रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट कॉजिंग नो चेंज इन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज रेसिस्टेंस RAC। कह रहा है कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि RAC तो RAC में RAC तो पहले से ही कांस्टेंट होता है, और I का भी वैल्यू कांस्टेंट, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अगला पॉइंट, दस द आउटपुट वोल्टेज V आउट इज इक्वल टू डिफरेंस इन आउटपुट वोल्टेज एंड एंड वोल्टेज अक्रॉस RAC। कह रहा है कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है, इस सर्किट का जो आउटपुट वोल्टेज होता है, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RAC होता है, ठीक है। तो VI माइनस IRAC इक्वल टू V0 होता है, क्लियर है। और ये वैल्यू कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट, तो आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखो, रिवर्स हैपन शुड द लोड रेसिस्टेंस इंक्रीजेज। ये तो पहला एग्जांपल लिए थे जहाँ पे लोड रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कह रहा है कि ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा कब, जब लोड का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। चलो उसको भी समझा देते हैं, बट मैं उसको लिखा नहीं हूँ, ठीक है। आप ऐसे समझो कि मान लो आइडियल वैल्यू इसका 100 था, तो ये 120 ओम का हो गया। जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो IL का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। IL घटने का मतलब क्या है, यहाँ पे IL का वैल्यू घट रहा है, यानी कि यहाँ पे IC का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। IC का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब IB का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू
IL का यानी कि यहाँ पे करंट का वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू का करंट फ्लो होने का मतलब है कि IB का भी वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बट I क्या होगा इस केस में भी कांस्टेंट होगा, मतलब ये घटा तो ये सारा वैल्यू बढ़ गया। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था तो ये 2 वैल्यू घट रहा था। अब क्या हुआ, ये वैल्यू घटा तो ये 2 वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। बट I इस केस में भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर दो तो ये दूसरा वाला केस आ जाएगा जब RL के वैल्यू को इंक्रीज किया गया। आई थिंक ये सब बात अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारी बातों को आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो थ्योरी लिखे हैं उसका ये सारांश है, इतना बात। तो इसको भी अगर शॉर्ट में याद रख सकते हो तो ये पूरा थ्योरी आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।